Hello, welcome to e-platform. Today's we discuss about the next topic that is बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है। बायोटेक्नोलॉजी में हिस्ट्रीज हमने देख लिया कि कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल था, और सेकेंडली अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाए, और चाहे इसमें कौन कौन से एक्चुअल में अलग अलग साइट्स हैं, कौन किन चीज़ों से ये डील करता है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, तो इससे प्रीवियस में कुछ चीज़ें हमने देखा था। उसके अलावा आज बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वह सबसे फर्स्ट कार्ल इरेकी ने 1919 में दिया था, यानी 1919 में बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सबसे फर्स्ट यूज़ किया गया था। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका कोई प्रोडक्ट, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं या उसका कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके हमारे मतलब एक लाइफ स्टाइल है उसको सस्टेन करना या उसको मतलब बेटर करना, इस चीज़ के लिए हम स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे पास होगा इसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। मीन्स डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में टर्म क्या रेफ़र करता है। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and their product to modify human health and the human environment। ह्यूमन इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना हो, ह्यूमन हेल्थ को मॉडिफाइड करना हो, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। बायो का मतलब लाइफ है और टेक्नोलॉजी एक्चुअल में टेक्निक है, यानी लाइफ का यूज़ करके लाइफ का अलग अलग टेक्निक से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। देन इससे रिलेवेंट कुछ चीज़ें और हैं, जैसे लुइस पास्चर इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर हैं French chemist, microbiologist, and then it also considered as the actual father of biotechnology by most renowned scientist of the world। यानी बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के फॉर्म में या फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लुइस पास्चर को कहते हैं, और इनका जो बर्थ और डेथ है वो टेन्योर दिया हुआ है 1822 to 1895। देन सेकंड कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी हंगरी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे वर्ड है ये सबसे फर्स्ट कार्ल इरेकी ने दिया था। एंड देन इनका जो टेन्योर है व्हेन ही यूज बायोटेक्नोलॉजी वर्ड इन 1919 एंड एट दैट टाइम ही वाज फूड मिनिस्टर इन हंगरी। हंगरी में जो कार्ल इरेकी थे उस टाइम हंगरी में ये फूड मिनिस्टर के डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है डैनियल नाथन। डैनियल नाथन नोबेल लॉरेट इन मेडिसिन 1978 इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बाय मेनी रिसर्चर्स। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में डैनियल नाथन को बताया है कि डैनियल नाथन क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। जनरली हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं, किसे कंसीडर करते हैं, कार्ल इरेकी को करते हैं। कार्ल इरेकी ने ही वर्ड दिया था सबसे पहले, कार्ल इरेकी ने ही बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया था, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम कार्ल इरेकी को ही कहते हैं। और एंड देन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे किरण मजूमदार। किरण मजूमदार भारत में कुछ साइंटिस्ट के थ्रू या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ पीपल्स हैं जिनके थ्रू किरण मजूमदार को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है भारत में। किसको, किरण मजूमदार को। कुछ लोगों का मानना था, बट ज़्यादातर जो रिलेवेंट थ्योरीज़ हैं या रिलेवेंट जो साइंटिस्ट के थ्रू बताया गया है वह क्या है, पुष्पा मित्रा भार्गव। पुष्पा मित्रा भार्गव मीन्स डॉक्टर पुष्पा मित्रा भार्गव इज़ नोन एज और कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो यह कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेवेंट कुछ नाम हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया, और इससे रिलेवेंट है यानी बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, और यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो भी अलग अलग तरीके हैं, उन अलग अलग वेज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग वेज़ हैं जहाँ से कि हम बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए या इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से उपयोगी हैं। ये सबसे फर्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वेज हैं जहाँ पर कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कि बायोटेक्नोलॉजी किन चीज़ों से डील करता है, इनके बारे में हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी डील किन चीज़ों से करता है। माइक्रोब्स,
microbes mediated processes, then in vitro fertilization, then synthesis and use of a gene, and next preparation of DNA vaccine, and next point correcting a defective gene. मीन्स बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ फ्यू पॉइंट्स. सबसे फर्स्ट माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस, यानी एनेशिएंट टाइम में बहुत पहले से ही हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते आ रहे हैं. बायोटेक्नोलॉजी में हमने जनरली ये देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी में या तो किसी लाइफ का यूज़ करके, या मतलब किसी लाइफ का यूज़ करते हैं, या इसके अलावा डायरेक्टली हम उसके किसी लाइफ के थ्रू जो बना हुआ प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे. यानी किसी न किसी लाइफ से रिलेवेंट किसी भी प्रोडक्ट को या लाइफ को यूज़ करके ही हम अपने लिए वैल्यूएबल अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स, अलग अलग टाइप के हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ों को हम तैयार करते हैं. तो बहुत पहले से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था. तो पहले बहुत टाइम पहले एनेशिएंट हम टाइम में कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल वे में हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हमने क्या देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किस फॉर्म में किया जाता था, माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस के फॉर्म में किया जाता था. जैसे कर्ड मेकिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होगा या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस है. दीज आर द बैक्टीरिया विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. यानी कर्ड के फॉर्मेशन में हमने डायरेक्टली माइक्रोब बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन किया. इसके अलावा वाइन को बनाने के लिए, यानी वाइन्स हो या कोई भी एडेबल प्रोडक्ट हो, जैसे इडली डोसा है, इनको बनाने के लिए, या टॉडी ड्रिंक है, इन चीज़ों को, यानी कुछ हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं या इसके अलावा हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, इन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को जो हमारे खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनमें भी हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं. तो अगर कहीं भी माइक्रोब्स का यूज़ करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड होगा. बट उस टाइम लोगों को इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता था. इस वजह से जनरली हम बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है या ईस्ट प्रेजेंट है, ईस्ट और बैक्टीरिया के ज़्यादातर यूटिलाइजेशन किया गया था अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस सबसे फर्स्ट, यानी बायोटेक्नोलॉजी किन चीज़ों से डील करता है, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो सबसे फर्स्ट क्या था, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस है. देन सेकंड क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर कि हम अलग अलग टाइप के गैमेट्स, यानी एक मेल गैमेट हमने यूज़ किया और दूसरा फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट को हम लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज़ कराते हैं और फ्यूज़ करा के वहाँ पर डेवलपमेंट, उसका आगे का डेवलपिंग स्टेज हम देखते हैं. तो जो फ्यूज़न है वो फ्यूज़न हम लेबोरेटरी कंडीशन में, यानी मदर से हमने क्या ले लिया, मदर से हमने एग सेल ले लिया, वहीं फादर से हमने स्पर्म ले लिया. एग सेल और स्पर्म का जो फ्यूज़न है वो कहाँ कर रहे हैं, वो बाहर कर रहे हैं. यानी एक हमारे पास लेबोरेटरी कंडीशन में मतलब पेरेंट सेल यानी जो गैमेट्स हैं उन गैमेट्स का फ्यूज़न करते हैं. तो इस टाइप का जो फ्यूज़न है, ये फ्यूज़न भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ये भी इंक्लूड होगा. यानी लेबोरेटरी में किसी भी टाइप का, यानी लाइफ रिलेवेंट कोई भी प्रोडक्ट है या किसी लाइफ का ही यूटिलाइजेशन है और उससे नया एक प्रोडक्ट तैयार करने से जुड़ा हुआ कोई भी काम है वो सभी बायोटेक्नोलॉजी में ही डील करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हमारे पास माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस था. देन सेकंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. थर्ड सिंथेसिस एंड यूज़ ऑफ अ जीन. सिंथेसिस ऑफ जीन यानी किसी भी जीन को, यानी ऐसा जीन, जैसे हम एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो किसी भी माइक्रोब में या किसी भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका कोई जीन बहुत इफ़ेक्टिव होगा, उस जीन को लेना है और उस जीन को जहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना है, मतलब किसी ऐसे प्लेस पर, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है जो कि प्लांट्स को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा या प्लांट्स को इंसेक्ट से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, तो उस जीन को हमने कट करके प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया. यानी किसी भी जीन का यूटिलाइजेशन, जीन को
पहले एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमें जीन लेना है जो डिज़ायरेबल जीन होगा, और उस जीन को हमें ट्रांसफ़र कर देना है प्लांट में, और वह प्लांट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो जीन का कैरेक्टर है वह जीन का कैरेक्टर किसको मिल जाएगा, प्लांट को मिल जाएगा, और प्लांट उसी टाइप से बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जनरली हमने यहाँ देखा कि इसका डिटेल हम जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उस नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल हम देखेंगे कि किस तरीके से जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। तो जीन एक्चुअल में है क्या, जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर इनटू द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन ही है जो कि करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी करेक्टर्स वहाँ पर हमें विजिबल हैं या इनविजिबल, कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं जो कि फिजिकल अपीयरेंस से दिखाई दे रहे हैं, बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वहाँ से कुछ करेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ अंदर की तरफ इनबिल्ट हैं। तो जितने भी करेक्टर्स हैं वह किसकी वजह से हैं, तो जीन की वजह से ही हैं। और जीन एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए का ही एक स्मॉल जो सेगमेंट होगा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन, यानी जीन हम किसको कहते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का, यानी क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए में जीन होगा। और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो करेक्टर्स हम देख रहे हैं। तो उन करेक्टर्स को हमने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो वह जो करेक्टर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वह करेक्टर जहाँ पर भी जाएगा तो वह अपना जो उसका एक्चुअल में जो उसका करेक्टर होगा, वह मतलब जीन अगर हमने ट्रांसफ़र किया है तो वह जहाँ भी जाएगा तो वह अपना करेक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट होगा जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी का ये मेन रोल है, थर्ड सिंथेसिस एंड यूज़ ऑफ अ जीन, दैन फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अ डीएनए वैक्सीन, यानी कुछ वैक्सीन्स को भी हम तैयार कर रहे हैं अलग अलग डेड, और एक्चुअल में वैक्सीन होता क्या है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स वी यूज़ टू प्रिपेयर द वैक्सीन, यानी किसी की इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए डेड और वीकेंड माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी डेड होगा या वीकेंड माइक्रोब होगा उसका यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं, और उस वैक्सीन को यानी वो डेड और वीकेंड जो माइक्रोब्स हैं, जो कमज़ोर माइक्रोब्स होंगे या मृत होंगे, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मृत है या इसके अलावा कमज़ोर हैं, उन माइक्रोब्स का डायरेक्टली इंजेक्शन हम तैयार करते हैं और उसे हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि उसके अंदर की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो जनरली वैक्सीन का जो प्रिपरेशन है वो वैक्सीन का प्रिपरेशन किसके अंडर ये चीज़ें ऑब्जर्व हम करते हैं, ये चीज़ें वैक्सीन का प्रिपरेशन भी बायोटेक्नोलॉजी ही डील करता है। बायोटेक्नोलॉजी में ही हम वैक्सीन का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और लास्ट, करेक्टिंग और डिफेक्टिव जीन, यानी हमारे बॉडी में जो भी डिफेक्टिव जीन है उस डिफेक्टिव जीन को हम कट करके रिप्लेस कर सकते हैं। कट करके मीन्स रिमूव करना या रिप्लेस करना। जैसे हमारे बॉडी में कुछ जितने भी करेक्टर्स हैं, हमारे बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं उनके लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ करेक्टर्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वहीं कुछ करेक्टर हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे, यानी हमारे लक्षण कुछ सही नहीं है और कुछ सही होंगे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ पर डिफेक्ट हमें दिख रहा है, जो लक्षण या जो करेक्टर सही नहीं है, उसके लिए हमने जीन को रिकॉग्नाइज़ किया, आइडेंटिफाइड करने के बाद वह जो पार्ट या वह जो जीन जिसमें डिफेक्ट है, जिसकी वजह से बैड करेक्टर्स हैं, उस बैड करेक्टर वाले जीन को रिमूव करने का काम, यानी उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और जहाँ पर हमने उस जीन को रिमूव किया तो वह करेक्टर भी अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो जो रिमूव किया जाना है डिफेक्टिव जीन को, जिसमें डिफेक्ट होगा, इस डिफेक्टिव जीन को रिमूव किए जाने के लिए भी हम इस मतलब रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव जीन ऑल्सो डील्स इनटू द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये अलग अलग जो पार्ट थे इन सभी को हम डील करते हैं। अब कोर टेक्निक्स क्या हैं, एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें मेन तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे फर्स्ट है 2 कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में 2 कोर टेक्निक्स हैं। इसी के रिगार्डिंग यही 2 ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके चारों तरफ या इसके ही इर्द गिर्द पूरा बायोटेक्नोलॉजी रहता है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, जीन से रिलेवेंट इंजीनियरिंग, जीन का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो डिज़ायरेबल जीन है उस डिज़ायरेबल जीन को लेना है और फिर उसको जहाँ पर हमें मतलब किसी होस्ट प्लांट में, मतलब जनरली हमें 2 ही लोगों के लिए काम करना होता है, एक ह्यूमंस के केस में और दूसरा प्लांट्स के केस में। प्लांट्स को हमें रेसिस्टेंट बनाना है। प्लांट्स में जनरली क्या होता है, प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो इल्ड है,
प्लांट में जो फसल या जो फसल है वो फसल का पूरा जो इल्ड होगा वो इल्ड खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से? इंसेक्ट की वजह से। इंसेक्ट हो और डिजीज़ हो, इन चीज़ों से हमें बचाना है प्लांट को। तो प्लांट को बचाने के लिए या प्लांट को रेसिस्टेंट बनाने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करना होता है, यानी जीन का रिप्लेसमेंट। तो जीन का जो रिप्लेसमेंट हम करते हैं वह जीन का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, यानी प्लांट में जीन को करेक्ट करना। एक बीटी कॉटन आपने नाम सुना होगा, तो बीटी कॉटन जो तैयार किया गया है, बीटी कॉटन यानी कपास का जो प्लांट है वह पूरी तरीके से रेसिस्टेंट है। किससे? इंसेक्ट से। इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। जो बीटी कॉटन है वह किस टाइप का प्लांट है? इंसेक्ट रेसिस्टेंट है। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट हमने किसके थ्रू बनाया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उसे इंसेक्ट रेसिस्टेंट। नॉर्मल कॉटन प्लांट था, नॉर्मल कॉटन प्लांट था। उस नॉर्मल कॉटन प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लगते थे, जिसकी वजह से उसमें जो उपज था वह कम हो जा रहा था। अब उस इंसेक्ट का जो इफ़ेक्ट था उसे हमें ख़त्म करना है कि इंसेक्ट उसमें ना लगे। तब उसके लिए हमने क्या किया? एक ऐसा जीन ट्रांसफ़र कर दिया उस कॉटन प्लांट में जिसकी वजह से उसके ऊपर अब कोई भी इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तब इस तरीके से हमने क्या किया? प्लांट को प्रोटेक्ट कर लिया इंसेक्ट से। तो अब ये जो तरीका है, ये तरीका जो हमने यूज़ किया था, यह किसके थ्रू हुआ है? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो अब इसमें देखते हैं एक्चुअल में यह है क्या? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो या डीएनए हो, आरएनए और डीएनए को अल्टर करने का काम, आरएनए या डीएनए को अल्टर करने का काम। अल्टर करने का मतलब है कि उसका जो एक पैटर्न है, उसका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमें बदलना है। यानी जो उसका सीक्वेंस है, यानी आरएनए या डीएनए का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ हमें चेंज कर देना है। और चेंज करने का रिजल्ट क्या होगा? उस प्लांट का कैरेक्टर बदल जाएगा। यानी कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट में जितने भी कैरेक्टर है उसके डीएनए में है। डीएनए की वजह से ही तो प्लांट का कैरेक्टर है। तो प्लांट का जो कैरेक्टर यानी जो डीएनए हम देख रहे हैं, उस डीएनए में ही हमने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। यानी अब चेंज करने के बाद उसका, उस प्लांट का कैरेक्टर क्या होगा? बदल जाएगा। और ये सभी चीज़ें हम कहाँ कर, ये सभी जो प्रोसेस होगा वह कहाँ हम अप्लाई करेंगे? दिस प्रोसेसेस आर अप्लाइड इनटू जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड फाइनली फिनोटाइप बदल जाता है, यानी अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का जो एक्सप्रेशन है वह चेंज हो जाएगा। जब हम किसी भी प्लांट में जो जीनोम होगा, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म यानी केवल प्लांट ही नहीं, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या प्लांट हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जो जीन है यानी उसका पूरा जो डीएनए है, वह पूरा डीएनए, उस डीएनए में कहीं भी अगर हमने चेंज कर दिया है तो उस चेंज का असर उसके फिनोटाइप यानी उसके फिजिकल अपीयरेंस पर दिखाई देगा। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस का जो चेंज किया जाना है उसके लिए हम कौन से ब्रांच की स्टडी करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। देन सेकंड कोर इज़ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, इसको हम क्या कह सकते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है? बायो को प्रोसेस करा रहे हैं, यानी ऐसा ये टेक्निक है। यहाँ पर भी कुछ इंजीनियरिंग एक्चुअल में यहाँ भी कुछ टेक्निक लगा रहे हैं। बायो को प्रोसेस कराने का मतलब है कि किसी लाइफ को ही डायरेक्ट प्रोसेस करा देना। सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया? जीन को प्रोसेस कराया था। किसी लाइफ को, पूरा लाइफ हम नहीं ले रहे हैं, उस लाइफ का एक छोटा सा सेगमेंट, एक लाइफ यानी एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पूरा जीनोम जो था, जीनोम यानी उसका पूरा जीन था, डीएनए था, उस डीएनए में से जो हमें अच्छा लगा उसका हमने यूज़ कर लिया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि पूरा जो हम एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जो डीएनए देख रहे हैं, उस डीएनए में अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, उसमें जो कैरेक्टर हमें अच्छा लगा उस डीएनए का सेगमेंट हमने उसमें से निकाल लिया और उसका हमने होस्ट प्लांट में यूज़ कर दिया या होस्ट किसी ऑर्गेनिज्म में यूज़ किया। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का ही यूटिलाइजेशन करना। जैसे अभी हमने ट्रेडिशनल वे में समझा था कि जैसे वाइन या बियर, जो भी हम प्रोडक्ट बेवरेजेस तैयार कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन है। एंटीबायोटिक सबसे फर्स्ट जो पहला एंटीबायोटिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है वहाँ से पेनिसिलिन
सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया था। तो डायरेक्टली उन्होंने किसका यूज़ किया, पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस को ही डायरेक्ट यूज़ कर लिया था, उसका कोई जीन यूज़ नहीं किया था, उस फंगस को ही यूज़ करके फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। इसके अलावा हम कर्ड भी बना रहे हैं, तो कर्ड में भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है, लैक्टोबैसिलस स्पेशली यूज़ होता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस हो, इनका यूज़ करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कर्ड तैयार करते हैं। इसके अलावा इडली और डोसा, इनको तैयार करने के लिए भी क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है तो उस वे या उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वह जो तरीका होगा वह किस में हम यूज़ करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। तो दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, दो मेन कोर हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कोर था और दूसरा जो कोर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन का यूज़ किया जा रहा है, जीन यानी डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट यूज़ किया जा रहा है, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए मतलब बेनिफिशियल होगा, यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही यूज़ करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी दोनों हमारे पास अलग अलग टेक्निक है और इसी के रिगार्डिंग या इन्हीं दो कोर ब्रांचेस के थ्रू ही बायोटेक्नोलॉजी, एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में यही दो मेन कोर्स हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का थोड़ा सा डिटेल अब देखेंगे कि कौन कौन से इसमें अलग अलग पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इनमें इंक्लूड होता है और किस तरीके से सबसे फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई कैसे होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करने के लिए हम क्या इसके लिए उपाय कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, preserve the genetic identity of the species, whereas sexual reproduction create variation and create unique combination to genetic makeup। दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो या इसके अलावा ईस्ट हो, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर है, अमीबा या पैरामीशियम जो हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी क्या है, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने आप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी जनरली एक ऑर्गेनिज्म है, अ सिंगल पेरेंट व्हेन गिव राइज टू द यंग वन, व्हेन अ सिंगल पेरेंट गिव राइज टू द यंग वन, दैट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल पेरेंट या दो पेरेंट इन्वॉल्व, यही हम डिफिनीशन में मेन हमारा कोर क्या होगा कि एक सिंगल पेरेंट से नया ऑफ स्प्रिंग बन रहा है या दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं एक ऑफ स्प्रिंग को बनाने के लिए, ऑफ स्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो एक अगर पेरेंट के थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं तो पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो पेरेंट है उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल किस में पहुंच रहा है, ऑफ स्प्रिंग्स में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे वह कैसे होंगे, पूरी तरीके से आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब है कि पूरी तरीके से सेम होंगे। किससे सेम है, अपने पेरेंट से सेम है। यहाँ पर कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो दो अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर मदर पेरेंट एंड फादर पेरेंट, यानी पेरेंट में मदर एंड फादर दोनों के साइड से जो जीन है, करेक्टर्स हैं, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और दोनों जाकर एक जगह यूनाइट हो रहे हैं और यूनाइट होकर ऑफ स्प्रिंग्स बन रहा है। तो वेरिएशन का मतलब है कि डिफरेंसेस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस वी सीन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन वी सीन इन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन हमें कहाँ दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में। इस वजह से वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जनरली यही बात बताई गई है कि सबसे फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब जीरोक्स। आइडेंटिकल क्या होता है, सेम एज ऑफ देयर पेरेंट, सेम एज ऑफ देयर पेरेंट। यानी जो ऑफ स्प्रिंग जो न्यूनेट हैं, जिनका भी तुरंत बर्थ हुआ है, जो तुरंत अभी बने हैं, उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से सेम होगा पेरेंट से। यह क्या है, आइडेंटिकल है। और डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग है उस ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इस वजह से डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेन बेस था। अब जनरली ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या,
हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होता है कि दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हाइब्रिड एक्चुअल में हम कैसे तैयार करते हैं, टू जेनेटिकली डिसिमिलर, when two genetically dissimilar varieties we crossed and then we produces the offspring production or when we produce the offspring by the mating or by the crossing of two genetically dissimilar variety, this type of reproduction is called as हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस टाइप का जो मतलब इस टाइप का जो प्रोडक्शन, इस टाइप का जो रिप्रोड्यूस किया जाना है, जिसमें कि दो अलग अलग टाइप के जेनेटिक यानी जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज़ का हमने क्रॉस करा के एक नया जो हमने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया है या F1 फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किया है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। एंड होलिस्टिक प्रोसेस इन विच वी produce as hybrid, that holistic process is called as hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा होता है जहाँ पर दो अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर वेराइटीज़ का हम क्रॉस कराते हैं। तो जनरली अगर ट्रेडिशनल वे देखें, हाइब्रिडाइजेशन हमने समझा, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमने इन जनरल ऐसे ही अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करा रहे हैं दो जेनेटिकली डिसिमिलर वेराइटी, जैसे एक जनरली हमने देख लिया कि हाई यील्डिंग वेराइटी है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट ए प्लांट है और दूसरा बी प्लांट है, दो हमारे पास प्लांट हैं, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग होने चाहिए, तभी इनसे जो प्रोड्यूस F1 होगा, जो इनसे प्रोड्यूस F1 होगा, इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले वाले का कैरेक्टर है हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग वेराइटी है। दूसरा वाला प्लांट है, इसका कैरेक्टर क्या है, रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट। यानी दो हमारे पास वेराइटीज हो गई। सबसे पहला जो हमारे पास प्लांट है, सबसे पहला प्लांट है, ये हाई यील्डिंग है। हाई यील्डिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें उपज होता है। जैसे गेहूं की पहली वैरायटी है, इसमें अगर हमने इसको लगाया है तो बहुत ज़्यादा उपज मिलेगा, बहुत ज़्यादा गेहूं हमें मिल जाएगा। बट ये इसमें रोग बहुत लग जाता है, इसमें रोग लगता है। तो अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या हो, इसमें डिजीज़ ना लगे। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारे पास प्लांट है उसकी यील्ड कम है बट वह रोग मतलब उसमें इंसेक्ट नहीं लगता, यानी उसमें क्या है, वह ऐसा उसका कैरेक्टर है कि उसमें इंसेक्ट नहीं लगता। तब उस केस में क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करा देंगे। यानी इन दोनों का हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया, और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड जब हमने तैयार कर लिया है तो हाइब्रिड में कैरेक्टर्स क्या पहुँच चुके हैं, कैरेक्टर्स हमारे पास क्या पहुँचे हैं, हाई यील्ड के साथ साथ रेसिस्टेंट। यानी दोनों कैरेक्टर्स हमें कहाँ मिल चुके हैं, हाइब्रिड यानी F1 में मिल गए हैं। यानी पेरेंट हमने अलग अलग कैरेक्टर वाले पेरेंट को लिया था, इन दोनों का हमने क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद जो हमें F1 मिल रहा है, F1 क्या होगा, हाइब्रिड होगा। तो हमने तो डिज़ायरेबल कैरेक्टर लिया, बट कंडीशन एक और यहाँ पर है कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर यानी हमारा कैरेक्टर क्या था, सबसे पहले वाले में हाई यील्ड था, दूसरे वाले में इंसेक्ट के लिए वो रेसिस्टेंट है। दोनों का एक एक कैरेक्टर हमने देखा, बट हाई यील्ड के साथ साथ इसमें और भी कैरेक्टर हैं, वो भी तो उसके साथ साथ पहुंच जा रहे हैं। यानी जो हमें चाहिए कैरेक्टर, उसके साथ साथ जो हमारे लिए अच्छा कैरेक्टर नहीं है या जो हमारे लिए मतलब नॉन सेलेक्टिव कैरेक्टर है या जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, वह कैरेक्टर्स भी कहाँ पहुँच जाएंगे, इस हाइब्रिड में। यानी कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए वह भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो पहले के समय में एनेशिएंट टाइम में जो हाइब्रिडाइजेशन होता था, वहाँ पर डिज़ायरेबल और नॉन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दोनों F1 में ट्रांसफ़र हो जाते थे। बट आज के समय में, आज यानी मॉडर्न टाइम में हमने क्या किया कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, जो हमें कैरेक्टर चाहिए उस कैरेक्टर का केवल जीन, जो जीन उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जीन को हम केवल आगे ट्रांसफ़र करते हैं, और जितने भी नॉन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, यानी उनको अब हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो इस टाइप का टेक्निक, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था कि दो अलग अलग टाइप के डिज़ायर्ड जीन एंड अनडिज़ायरेबल जीन, ये दोनों ट्रांसफ़र हो जा रहे थे। ट्रेडिशनल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था कि जो हमें चाहिए वो तो ट्रांसफ़र हम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे हमारे पास जीन हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं।
तब इस कंडीशन यह कंडीशन कब चल रहा था? ट्रांजिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। और जैसे जैसे टेक्निक्स हमारे पास डेवलप हुई है, उस टेक्निक्स के थ्रू हमने जो अनडिज़ायरेबल जीन था, इस अनडिज़ायरेबल जीन को हमने क्या कर दिया? रोक दिया, और केवल डिज़ायरेबल जीन को ही हमने पिक किया और आगे ट्रांसफ़र किया। उसका टेक्निक अभी हम देखेंगे कि ये इसका कौन सा टेक्निक है, कैसे हम केवल डिज़ायरेबल जीन को ही आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of a gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate, introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into a target organism। यानी जनरली वही चीज़ हमने कहा कि जितने भी पार्ट जो हमारे लिए डिज़ायरेबल पार्ट है उसको ही केवल पिक करना है और अनडिज़ायरेबल पार्ट को छोड़ देना है। तो डिज़ायरेबल पार्ट को पिक करने का हमारे पास तरीका क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना, यानी आरडीएनए का फॉर्मेशन। कैसा हम डीएनए बनाते हैं? आरडीएनए बनाते हैं, और इस आरडीएनए को हम बनाएंगे। इसके अलावा इसका जीन क्लोनिंग करेंगे। जीन क्लोनिंग करने का मतलब क्या है? ये जो हमें पार्ट, एक डीएनए हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये डीएनए देख रहे हैं, इसमें इतना पार्ट ही हमारे लिए काम का है। हमारे लिए काम का कितना पार्ट है? ये छोटा सा टुकड़ा। इस पीस को हमने निकाल लिया, और इस पीस का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बहुत सारे कॉपीज़ बना देंगे। बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बन चुकी हैं। अब इन मल्टीपल कॉपीज़ को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? अब क्लोन बन चुका, जीन का क्लोन। जीन के क्लोन का मतलब है कि जो हमारे पास डिज़ायरेबल जीन था उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना, एंड देन दीज जीन आर ट्रांसफर्ड इनटू द डिज़ायरेबल प्लेस, मीन्स इन द होस्ट। जिस प्लांट में हम चाहते हैं कि ये जो हमारा करेक्टर है, ये करेक्टर कहाँ जाए? किसी प्लांट में जाए या किसी एनिमल में जाए, किसी में भी जिसमें हम करेक्टर बदलना चाहते हैं, वहाँ पर इसे ट्रांसफ़र करना है। देन फाइनली वी ट्रांसफर्स द जीन विच वी एक्सट्रैक्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर हमें अच्छा लग रहा था, उसका जीन जो हमने निकाला है, उस जीन को हम कहाँ फाइनली ट्रांसफ़र कर देंगे? होस्ट प्लांट में, या होस्ट में, होस्ट प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वेज हैं जहाँ से कि हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल जो डेवलपमेंट हम देख रहे थे, वो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। अब इनका यूज़ करने का वे क्या है, किस तरीके से इनका यूटिलाइजेशन होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल हम कवर कर लेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम आरडीएनए तैयार करेंगे। आरडीएनए को तैयार करने का हम टेक्निक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।